खुद पर भरोसा रखो इतना, खुद पर भरोसा रखो इतना कि हालात भी कहे बस कर तू जीत गया। चलिए, हम लोग जैसे कि अभी प्रकाश चक्र पढ़ रहे थे और क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार हम लोग जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर था उसे हम लोग खत्म कर लिए थे और आज हम लोग इस नए सीरीज में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्लाइड पे आपका लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या बोलता है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रकाश के गुण में कि प्रकाश के पास 3 गुण होता है। एक होता था ये सरल रेखा में गमन करती है, दूसरा था कि ये परावर्तन करती है और तीसरा था कि ये इसमें अपवर्तन का गुण होता है। तो वही अपवर्तन जो होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अपवर्तन होता क्या है। तो बोलता क्या अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब माध्यम क्या हुआ? तो माध्यम बताते कि जिसकी सहायता से प्रकाश गमन करता है या ध्वनि गमन करता है तो वो माध्यम होता है। और माध्यम के बारे में हम आपको बताते हैं कि माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है निर्वात, जहां पे ना आपको हवा मिले ना आपको पानी मिले, कुछ भी ना मिले, मतलब शून्य। एक होता है आपका कांच, एक हो गया जल। ये 3 प्रकार के माध्यम होता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रवेश करती है, तब यह अपने मार्ग से विचलित होती है, मतलब ये अपने मार्ग से भटक जाती है। तब इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये एक डायग्राम है। जो आपतित किरण यहां से जैसे ही वो आ रही है और आने के बाद इसको यहां से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां से क्या हो रहा है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये यहां से ये अविलंब की तरफ मुड़ जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन की बात किया जाए या अपवर्तन की बात किया जाए, अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन में भी हम लोग 2 नियम पढ़े थे। अपवर्तन का नियम ये बोलता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये बोलता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, मतलब इसमें एक आपतित किरण होगा और आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में जाता है तब उसी किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो लंब वही होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो लंब हुआ वो तीनों एक ही सतह पर होगा, तब इसको बोलेंगे ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतित किरण की ज्या, मतलब कि आपतित किरण का जो कोण होता है वो आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण की ज्या। तो ये दोनों का जो अनुपात होगा एक नियतांक होता है, मतलब उसको हम अपना से कुछ भी मान सकते हैं। आगे जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये एक बड़ा सा चित्र है, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक माध्यम है, यहाँ पे आपतित किरण जैसे ही वो आ रहा है और ये जो आपका ऊपर का माध्यम है एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है, मतलब इसको कंडीशन के हिसाब से बांट दिया गया कि एक विरल माध्यम होगा एक सघन माध्यम होगा। और जैसे ही कि आपतित किरण आता है और आपतित किरण जैसे ही वो विरल माध्यम से जा रहा है और जैसे ही दूसरे माध्यम, मतलब ऊपर वाला विरल है नीचे वाला दूसरा है, तो ये आपका माध्यम 1 हो गया, नीचे वाला आपका माध्यम 2 हो गया। तो जैसे ही दूसरा माध्यम से जा रहा है तो ये जो है इसको सीधे जाना चाहिए था, बट ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, तो ये कहलाता है अपवर्तित किरण। और इसका नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतित किरण का जो ज्या होगा तो वो जैसे कि नियम में देखे थे कि आपतित किरण, तो आपतित किरण ये आकर यहां पर मिला और अपवर्तित किरण ये जो है यहां से निकल रहा है और ये जो आपका अविलंब है ये तीनों एक ही बिंदु पे, तो ये आपका नियम फर्स्ट हो गया। दूसरा बोला था कि ये जो कोण बन रहा है आपतित किरण और अविलंब के बीच वो आपतन कोण हो गया, और ये जो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बोला वो आपका अपवर्तित कोण हो गया। तो ये दोनों जो है वो आपस में बराबर क्या है, तो ये हो जाता है आपका साइन आई बराबर साइन आर। तो ये आपका जो अपवर्तन का दूसरा नियम था वो है। इसके आगे चलिए देखते हैं, इसके आगे कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट है जो कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। जैसे कि इसमें देखेंगे हम लोग, पहला नोट है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब अपवर्तन का दूसरा नियम क्या था कि जो दोनों का एंगल होता है, मतलब आपतित किरण का जो कोण होगा मतलब आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होता है उस नियम जो दोनों बराबर होता है उसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा क्या बोलता है, इस घटना में आपतन कोण को आई, आपतन कोण को हम लोग क्या मानते हैं, आई मानते हैं, और अपवर्तन कोण जो होता है उसको हम आर अगर मानते हैं तब इसका जो नियतांक होता है वो साइन आई बटा में साइन आर होता है। इसमें तीसरा लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल जो होता है, हम आपको बताए थे माध्यम 3 गो, एक निर्वात होता है, एक जल होता है, एक कांच होता है। तो ये तीनों में जो प्रकाश की चाल होता है वो अलग अलग होता है।
तो अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि ये अगर बात करें इसकी तो ये लगभग तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मतलब कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। अगर उसी तरह बात करें कि जल में, अगर जल की बात किया जाए तो जो जल में प्रकाश की चाल होता है वो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 2.5 लाख मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से अगर हम बात करें ये जो कांच होता है, कांच में अगर प्रकाश की चाल देखा जाए तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास एक कंफ्यूजन आया भैया, ये आपके पास 3 डाटा हुआ कि एक निर्वात हुआ, एक जल हुआ, एक कांच हुआ, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आप देखते होइएगा निर्वात में 1 2 3, निर्वात में 3 वर्ड है, मतलब ये 3 × 10⁸ हो गया। दूसरा देखिएगा, अब ये कंफ्यूजन आता है कि आपके पास एक जल है, एक कांच है। तो जल में देखिएगा कि जल आप लिखिएगा तो वहां पे कहीं पे भी आपको पॉइंट देने की जरूरत नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा जिसके पास पॉइंट ना हो उसको हम पॉइंट देकर याद करेंगे। तो जल में पॉइंट नहीं है तो इसको 2.5 की याद करेंगे। और कांच में देखिए, कांच में आपके पास ऑलरेडी लिखने के क्रम में पॉइंट आता है तो इसको बिना पॉइंट मिला देंगे तो ये हो जाता है आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे कुछ नोट में ही है, जैसे कि देखिएगा कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से? तो बात करेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब यह अविलंब से दूर भागती है। ये कैसे होता है यह भी हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। दूसरा बोलता है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब एक पहला जो बोलेगा वो सघन माध्यम से जाएगा और दूसरा विरल माध्यम से जाएगा। इसमें तीसरा नोट है कि जब माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा तब उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा। मतलब याद रखिएगा कि अगर कोई माध्यम है और उसका प्रकाशीय घनत्व ज्यादा हुआ, अगर घनत्व उसका ज्यादा हो गया, घनत्व क्या होगा? घनत्व अधिक होगा, तब उस माध्यम में जो प्रकाश होगा उसकी चाल जो है, प्रकाश की चाल क्या हो जाता है? वो कम जाता है। और अगर उस माध्यम का जो घनत्व है वो कम होगा, घनत्व कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगा और घनत्व अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगा। ये बात याद रखिएगा। और जो ये था उसको हम अभी एक चित्र के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे कि इसमें हम लोग देखे थे कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता था, देखिएगा ये आपके सामने डायग्राम है और ऊपर जगह जो माध्यम वो आपका सघन माध्यम, ऊपर का माध्यम कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है सघन माध्यम है और नीचे का माध्यम जो वो विरल माध्यम है। तो इसमें देखिएगा जैसे ही प्रकाश की किरण ये यहाँ से आ रही है तो बताते कि सघन से अगर विरल में जाता है तो वो अविलंब से दूर भागती है। तो अविलंब आपका ये वाला अविलंब है, ये अविलंब है तो इसको इधर आना चाहिए, बट ये इधर क्या होता है? ये दूर भाग रहा है। और ये अगर विरल से आ रहा है तो ये सघन में आने के बाद अविलंब की ओर दूर भागता है। अगर इसको दैनिक उदाहरण में हम समझे तो जैसे कि मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क अगर खाली हो तो आप सड़क पे साइड में नहीं चल के बल्कि बीच में चलते हैं। तो ये आपका पूरा बीच से आप जा रहे हैं और जैसे ही आप जहां पे कहीं देखिए सुनसान है और जैसे ही भीड़ भड़का आएगा तो आप कोशिश कीजिए कि रोड के हम साइड पकड़ ले ताकि हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सके। तो जैसा ही ये विरल मतलब कि खाली जगह से आप भीड़ भाड़ में आइएगा तो आप किसकी तरफ आइएगा? अविलंब की तरफ आइएगा। यह याद करने का ट्रिक आपका था। चलिए इसके आगे देखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन हम लोग परावर्तन में भी देखे थे, एक पार्श्व परिवर्तन देखे थे और इसमें है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कहने का मतलब है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, मतलब कि आपतित किरण जो आपका होता है वो और जो आपका निर्गत किरण हुआ वो, इन दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी होगा, मतलब ये दोनों आपस में जहां पे समकोण एंगल बनाता है तो उसके बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि पार्श्विक विस्थापन जो हुआ ये डिपेंड किस पे करता है, ये निर्भर किस पे करता है? तो ये निर्भर 3 चीज पे करता है। पहला निर्भर करता है माध्यम की मोटाई पे, मतलब कि जो माध्यम है उसकी परत जो है वो कितनी मोटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा करता है कि आपतन कोण का मान कितना है और तीसरा ये डिपेंड करता है कि अपवर्तन कोण का मान कितना है। मतलब आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पार्श्विक विस्थापन जो है वो कितने चीजों पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो वो 3 चीजों पे, पहला क्या है कि माध्यम की मोटाई कितना है, दूसरा आपतन कोण का मान कितना है, तीसरा अपवर्तन कोण का मान कितना है।
आगे आपके सामने टॉपिक दिख रहा होगा अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक होता है क्या? अपवर्तनांक जो होता है वो दो माध्यमों के अंतर को कहते हैं, या उसके बीच का जो हम लोग निकालते हैं अनुपात निकालते हैं, उसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि किसी भी अगर माध्यम ले तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो शून्य में, शून्य मतलब कि आपके पास हम शून्य मतलब बताएं कि शून्य मतलब होता है निर्वात, मतलब कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 1.003। अगर बर्फ के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.31, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और किरोसिन का 1.36 होता है। ऐसे अपवर्तनांक आप जितना चाहे निकाल सकते हैं, बट ये अगर आप अपने 10th के सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। इसके आगे देखिए कि अपवर्तनांक जो हम आपको बताए थे वो निकालेंगे कैसे। तो हम आपको अपवर्तनांक में बताए थे कि आपको किसी भी माध्यम का निकालना हो मतलब नहीं है, आपको सबसे पहले एक निर्वात में प्रकाश की चाल लेना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए एक कांच का निकाले एक जल का निकाले हैं, तो कांच का निकाले या जल के निकाले, आपको जो तुलना करना होगा वो हमेशा निर्वात या शून्य के साथ करना होगा। तो देखिए हम कांच का अपवर्तनांक निकाला तभी भी उसका जो तुलना की है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, और कांच का निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल। तो हम आपको जस्ट थोड़ी पहले बताते कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1.5 आता है, मतलब कि आपके पास जो कांच का अपवर्तनांक हुआ वो कितना हो गया 1.5। इसी तरह से मैंने आपके सामने जल का निकाला है, तो जल के लिए भी बोले थे कि तुलना किसे करेंगे, निर्वात से करेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और जो जल में होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जैसे ही इसका कैलकुलेशन कीजिए तो ये 1.33 आ जाता है। आगे है आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है कि दो माध्यमों के बीच, मतलब कि जब भी आप अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसमें माध्यम दो को चाहिए, क्योंकि अपवर्तनांक का मतलब होता है तुलना करना। तो जब तक तुलना नहीं कीजिएगा वो अपवर्तनांक होगा नहीं। और अपेक्षिक अपवर्तनांक भी वही बोलता है कि दो माध्यमों के बीच निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि दो माध्यम रहेगा उसके बीच का जब आप निरपेक्ष निकालिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिएगा तो वो कहलाता है आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे कि अभी इसमें हम लोग के पास आया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एक शब्द आया था, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, तो बोलता है कि जब दो माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना किया जाए और उसमें से एक माध्यम निर्वात, मतलब कि आपको अगर दो माध्यम का तुलना करना है उसके अपवर्तनांक, और उसमें से अगर एक माध्यम जो आपका निर्वात हो जाए तो उस माध्यम को, उस अपवर्तनांक को जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे उसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपके सामने चित्र में दिख रहा होगा वैक्यूम। वैक्यूम मतलब आपके पास ये हो गया निर्वात। वैक्यूम मतलब क्या हो गया, निर्वात। और गिवन मीडियम मतलब कि आपके पास जो भी मीडियम दिया रहेगा, जो भी माध्यम दिया रहेगा, उस दोनों का जो अनुपात निकालिएगा तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये आज के क्लास खत्म होता है। अगर ये क्लास या इससे पहले जो हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े थे, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप हमारे चैनल पे, ये डिजिटल सर्वोदय यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये से सारी जुड़ी आपको अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल सर्वोदय से ही चलता है, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।